once again welcome back to our channel ज्ञान लैब। सो आप लोगों को हमने क्लास 12th के जितने भी चैप्टर्स है बायोलॉजी के, उन सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड कर दी है। अब आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 11th के जो हमारे 4 एमएसटी सीईटी के चैप्टर्स हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 13 रेस्पिरेशन, चैप्टर नंबर 14 ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड चैप्टर नंबर 15 एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं, इन 4 चैप्टर्स के भी हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देखेंगे ताकि आप लोग पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सको और फिर आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो। क्योंकि जब आप सिर्फ चैप्टर वाइज पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हो तो आपका चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, और जब आप मिक्स्ड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक्चुअल में पता चलता है कि आपको वो चैप्टर कितना याद है और कितना याद नहीं है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। अब अगर हम एवरेज कंसिडर करें तो हमको 11th स्टैंडर्ड के 4 चैप्टर्स करने हैं। मैं एवरेज मान के चलती हूँ कि हर एक चैप्टर 5-5 मार्क्स के लिए आ सकता है, क्योंकि टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से। और ये जो चैप्टर्स हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसका सबसे ज्यादा फायदा एमएसटी सीजी स्टूडेंट्स को होगा, लेकिन कभी कभी इन चैप्टर्स में से नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी ये वीडियो देखो, इसको आंसर करने का ट्राई करो, क्योंकि इट विल नॉट बी वेस्ट। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी आएगा जो नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। वीडियो देखते देखते आपको आंसर नीचे कमेंट करना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए 20, 21, 22, उसमें से आपके टोटल कितने राइट क्वेश्चंस थे और कितने रॉन्ग क्वेश्चंस थे। क्योंकि राइट क्वेश्चंस है, ठीक है, कभी कभी तुक्का से भी राइट हो जाता है, लेकिन जो क्वेश्चंस रॉन्ग है वो रॉन्ग क्यों है, आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है या वो टॉपिक आपको समझा नहीं है, ये आपको पता चलता है, और फिर आप वो टॉपिक अच्छे से अपना रिवाइज कर सकते हो। अभी भी आपके एमएसटी सीईटी एग्जाम के लिए, नर्सिंग सीईटी एग्जाम के लिए बचे हैं दिन, तो आप अभी ये बचे हुए दिनों का जितना ज्यादा फायदा उठाओगे उतना ज्यादा आपको लिए वो चीज हेल्प करेगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देना चाहती हूँ, जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अभी अभी चैनल ज्वाइन की है, हमारा प्ले स्टोर पर एक ऐप है, ऐप का नाम है ज्ञान लैब। ऐप इंस्टॉल करो, लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद यहाँ पर आपको एक नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन दिखाई देगा। उस नोट्स और पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको बहुत सारे फ्री मटेरियल वाला फोल्डर्स मिलेंगे। उसमें से आप ये वाला फोल्डर ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर हमने आपको फ्री मॉक टेस्ट दिया है जिसमें 200 एमसीक्यूज प्रोवाइडेड है। एक फोल्डर अलग से आपको दिखाई देगा एमएसटी सीईटी 2025। इस फोल्डर में आपको 1000 फ्री एमसीक्यूज दिखाई देंगे। आपको 2021 के पीवाईक्यूज फ्री में दिए हुए हैं। साइंटिस्ट के नेम वाली पीडीएफ आपको रेडीमेड फ्री में दी हुई है। तो ऐसा बहुत सारा मटेरियल है जो आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया गया है। और अगर आप ये ट्रायल मॉक टेस्ट लेते हो और अगर आपको ऐसे ही और मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं तो 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे हमारे ये फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट के कोर्स में। तो आप ये वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड है। क्या दिया गया है? कार्बोहाइड्रेट्स आर मोर सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द बॉडी देन प्रोटीन एंड फैट्स। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से एनर्जी सबसे जल्दी मिलती है एज कंपेयर टू प्रोटीन एंड फैट्स, क्योंकि प्रोटीन एंड फैट्स ब्रेक डाउन करना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कार्बोहाइड्रेट सिंपल मॉलिक्यूल्स है, जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी स्टोर्ड इन द टिश्यूज एज ग्लाइकोजन एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी व्हेनेवर नेसेसरी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट अगर हमारी बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है तो इसको हम स्टोर कर देते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और जब जरूरत पड़ेगी, जब आप उपवास रखते हो या जब आप बहुत देर तक खाना नहीं खाते हो, तो फिर हम यही ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके, ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड पॉलीसैकेराइड जो है ये स्टोरेज के लिए भी हम यूज करते हैं, फूड को स्टोर करने के लिए, और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या आएंगे? करेक्ट। जिसने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है खुद को 1 मार्क्स दे दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। X contains amylopectin with very short distance between the branching side chains. Identify X. अभी देखो, हम पॉलीसैकेराइड्स की अगर बात करें तो हमने पॉलीसैकेराइड्स के 2 टाइप्स देखे थे, ठीक है। एक हमने देखा था अमाइलोज और एक हमने देखा था अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अभी अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज में क्या होता है? ये अपना अमाइलोज शुगर है, ये स्ट्रेट चेन दिखाता है, इसमें कोई भी ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसका एग्जांपल आएगा स्टार्च। लेकिन अगर मैं अमाइलोपेक्टिन की बात करूं तो यहाँ पर आपको ब्रांचेस दिखाई दे रहा है,
अब ये जो ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड है, इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? यस और अमाइलोपेक्टिन का एग्जाम्पल क्या है? अमाइलोपेक्टिन के हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे थे, सेल्यूलोज नहीं 2 एग्जाम्पल देखे थे, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन, क्योंकि ये दोनों ही ब्रांचिंग चेन से बनते हैं और इनके बीच में बहुत ही छोटा छोटा डिस्टेंस होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से कनेक्टेड होता है। तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो साइड चेन्स की मदद से कनेक्टेड है? यस, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द ब्रांचिंग साइड चेन्स। यहाँ पर ब्रांचेस पूछा है ना, तो ये अपना ब्रांच है, तो ये ब्रांचिंग वाला जो कंपोनेंट है ये अमाइलोपेक्टिन है, तो ये कौन से एग्जाम्पल में आएगा? स्टार्च में नहीं आएगा, हाइलुरोनिक एसिड में नहीं आएगा। ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज दोनों में से ये किस में आएगा? अगर आप पढ़ोगे तो सेल्यूलोज भी कहीं ना कहीं स्ट्रेट स्ट्रक्चर दिखाता है, ऐसा आपको एक ग्लूकोज का चेन दिखाई देगा और नीचे भी एक ग्लूकोज का चेन दिखाई देगा, बस इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, तो ये इसका ब्रांच नहीं है। सेल्यूलोज में आपको स्ट्रेट चेन दिखाई देता है, लेकिन दो चेन्स के बीच का जो कनेक्शन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से कनेक्शन होता है। तो प्रॉपर ब्रांचेस हमको ग्लाइकोजन के केस में दिखने मिलते हैं। इट इज एन अमाइलोपेक्टिन with very short distance between branching side chains. So this is the correct answer. Okay, next question. Toughness in the cell wall of plant is due to dash. हमने पढ़ा है कि हमारा जो सेल वॉल होता है, स्पेशली प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बनता है। तो सेल्यूलोज के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से सेल वॉल इतना ज्यादा टफ रहता है और इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है? तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट होते हैं, ओके, लेकिन जो दो चेन्स आपस में कनेक्टेड होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कनेक्टेड होती है। तो टफनेस इज ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स इन पॉलीमर चेन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या बोला है यहाँ पर? ये बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनते हैं, अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से नहीं बनता है, तो ये रॉन्ग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नेबरिंग चेन्स, दिस इज करेक्ट। अरेंजमेंट ऑफ बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर है ए और बी, arrangement of alpha glucose molecules. It is a polymer made from beta glucose molecules and the polymer molecules are straight. Which of the following statement is correct? ऑप्शन नंबर ए और बी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी और सी आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी होना चाहिए। अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अरेंज्ड ही नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर शायद टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी एंड सी। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स पॉलीसैकेराइड? अभी देखो यहाँ पर आपको पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड सबके ऑप्शंस दिखाई देंगे, ये अपने पॉलीसैकेराइड्स हैं। अब ध्यान से देखो कौन से ऑप्शन में ज्यादा पॉलीसैकेराइड्स है वो आपको चेक करना है। दिस इज मोनोसैकेराइड, दिस इज मोनोसैकेराइड, दिस इज डाइसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। यहाँ चेक करते जाओ, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड। अब ध्यान से देखो कौन से वाले ऑप्शन में आपको पॉलीसैकेराइड ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक भी पॉलीसैकेराइड नहीं है, यहाँ पर दो पॉलीसैकेराइड्स हैं, यहाँ पर सिर्फ एक पॉलीसैकेराइड है और यहाँ पर भी सिर्फ एक पॉलीसैकेराइड है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा बताओ? कहां पर आपको ज्यादा पॉलीसैकेराइड्स देखने को मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर 2 में, करेक्ट। यहाँ पर दो पॉलीसैकेराइड्स है और बाकी सब में एक एक पॉलीसैकेराइड है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स डज हैव अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके पास होता है? देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। अमीनो एसिड्स के पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है, फैटी एसिड्स के पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो बचा क्या? न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ये शुगर और ये फॉस्फेट, देन शुगर एंड फॉस्फेट, इनके बीच में ये वाला जो बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड मिलके क्या बनाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। ओके, यहाँ पर आपको अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए और यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया है। अभी सबसे सिंपल वाला हम पहले देखेंगे, फॉस्फोलिपिड। ये हमने नीट में भी देखा था,
नीट 2024 में भी आया था ये क्वेश्चन। फॉस्फोलिपिड लेसिथिन के एग्जाम्पल में जाएगा, तो बी का आंसर आएगा 3। बी का आंसर आएगा 3। ये गलत है, ये गलत है, तो ये एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी से उड़ा दो। नेक्स्ट, अब यहां पर हम बात करते हैं FMN की। FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, तो ये आता है कोएंजाइम में, मतलब बी का आंसर आएगा 1। ये दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैटी एसिड। हमने फैटी एसिड के पाल्मिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड एग्जांपल देखा था, सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ए का आंसर आएगा 4। ये गलत है, तो यहाँ पर ये दोनों सही थे, बट यहाँ पर सिर्फ ये वाला सही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये देखो, यहाँ पर फैटी एसिड का एग्जाम्पल है, पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड। फिर यहाँ पर कोएंजाइम का अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ तो NAD और FMN ये दोनों कोएंजाइम्स हैं। और अगर मैं लेसिथिन की बात करती हूँ तो फॉस्फोलिपिड एक लेसिथिन है, मतलब लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है। बचा एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स, ये स्टेरॉइड्स हैं, तो सी का आंसर आएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट स्टेटमेंट है। मैंने आपको बोला है, बहुत बार बोला है, सीईटी में एक भी क्वेश्चन बुक के बाहर का नहीं आता, सारे क्वेश्चंस बुक के अंदर से आते हैं, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके सीईटी एग्जाम में। Which of the following act as a prosthetic group for nucleoprotein? बताओ अब इसका आंसर क्या आएगा। न्यूक्लियोप्रोटीन बोला है ना, मतलब यहाँ पर प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जब प्रोटीन के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच हो जाता है। सिंपल प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन, इसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। तो अगर मैं न्यूक्लियोप्रोटीन का एग्जाम्पल ले रही हूँ, न्यूक्लियोप्रोटीन, तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करेगा। कौन प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करेगा? न्यूक्लिक एसिड। दिस विल बी द प्रोस्थेटिक ग्रुप। सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इट कैन बी आस्क्ड इन योर सीईटी एग्जाम। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको एनालॉगी टाइप क्वेश्चन दिया है। देखो, ग्लाइकोप्रोटीन ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, मतलब ग्लूकोज प्लस प्रोटीन इसमें है, ठीक है। और अगर मैं पेप्टोन्स का बात करूं तो ये डिराइव्ड प्रोटीन का एग्जांपल आएगा। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? इट इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और पेप्टोन्स क्या है? डिराइव्ड प्रोटीन। तो ऐसा ऑप्शंस देखना है कि पहले कॉन्जुगेटेड आना चाहिए फिर डिराइव्ड आना चाहिए। ये देखो, ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जांपल है, और पेप्टोन्स डिराइव्ड प्रोटीन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। पहले ब्रैकेट में कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, दूसरे ब्रैकेट में डिराइव्ड प्रोटीन्स, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इन प्रोटीन्स द अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। दिस इज करेक्ट। ये देखो, अमीनो एसिड्स के बीच में आपको हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा। सेकेंड स्टेटमेंट, स्टेरॉल्स आर डिराइव्ड लिपिड्स। स्टेरॉल्स आर डिराइव्ड लिपिड्स, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एडेनाइन एंड थाइमीन के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं? एडेनाइन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और ग्वानाइन और साइटोसाइन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। यस, एंड प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर इज फाउंड इन प्रोटीन ऑफ सिल्क फाइबर्स। ये देखो, इन सम प्रोटीन हमको यहाँ पर प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और ये प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या है? सिल्क फाइबर्स। तो एक ही स्टेटमेंट गलत है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। देखो, फिर से टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्टली मैच टू द कैटेगरी मेंशन्ड अगेंस्ट देम? ओके, लाइसिन, आर्जिनिन ये दोनों अमीनो एसिड है। थाइमीन क्या है? ये हमारा नाइट्रोजन बेस है। इट इज अ पिरिमिडीन। थाइमीन इज अ नाइट्रोजन बेस, ये अमीनो एसिड नहीं है, तो ये गलत स्टेट मैच है। ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड ये दोनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो ये भी गलत है। देखो, ओलेइक एसिड एंड लिनोलेइक एसिड, ओलेइक एसिड एंड लिनोलेइक एसिड आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानाइन। यूरेसिल और साइटोसिन पिरिमिडीन्स है, दीज आर पिरिमिडीन्स। ग्वानाइन एक प्यूरिन है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। एंड लास्ट, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च ये तीनों पॉलीसैकेराइड्स है। ओनली दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सब में एक ऑप्शन ऑड है, पर ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले
बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको स्पेसिफिकली बताना चाहूंगी। हमारा जो ज्ञान लैब एनसीईआरटी वाला चैनल है, यहाँ पर हम डेली सुबह 10 बजे लाइव आते हैं और नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, हमने 2025 के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं, अभी हमारा 2024 का पीवाईक्यू चल रहा है। तो ये जो सेशन है, ये सेशन किसके लिए यूजफुल है? फॉर दो स्टूडेंट्स जो इस साल नीट एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है पता है, बहुत सारे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है जब नीट के बारे में बात होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नीट में सब बाहर से आता है, सब एनसीईआरटी से आता है। ऐसा नहीं है। हमने जितने भी लाइव सेशन लिए हैं, मैं हर एक सेशन में आपको कंपैरिजन करके बताती हूँ कि नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके महाराष्ट्र बोर्ड से ही कनेक्टेड होते हैं। तो बिना स्ट्रेस लिए, बिना ओवरथिंक किए आप ये लाइव एमसीक्यू सेशंस अटेंड करो। यहाँ पर आपको कंपैरिजन पता चलता है कि भाई अगर हम महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं तो हम भी नीट एग्जाम दे सकते हैं, हमारा भी नीट का एग्जाम का अच्छा मार्क्स आ सकता है, क्योंकि 60% सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का होता है। और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं इस चैनल पे पूरा नीट का बायो सिलेबस कवर करने वाली हूँ। तो ये चैनल की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं फिर से कल सुबह 10 बजे सुबह लाइव आने वाली हूँ इस चैनल पे और हम लाइव एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। चलो बढ़ते हैं। इन सम प्रोटीन्स 2 और more peptide chains are linked together by dash and such structures are called as dash। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो ये देखो टेक्स्ट बुक से उठा के सीधा लाइन दिया है। अगर हमारे पास एक प्रोटीन चेन है और ये दूसरा प्रोटीन चेन है, तो इनको आपस में कनेक्टेड रखने के लिए कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पर आंसर आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लीटेड शीट। क्या बोलेंगे इसको हम? प्लीटेड शीट वाला स्ट्रक्चर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड प्लीटेड शीट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, फॉस्फोरस एब्सेंट है। न्यूक्लियोसाइड में ये अपना शुगर है और ये नाइट्रोजन बेस है। दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन नंबर 5 होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस हमेशा फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है और फॉस्फोरस हमेशा फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच होता है। So nitrogen base is attached to carbon number 1 of sugar, and when phosphate groups get attached with that carbon number 5 atom, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस आता है और फिफ्थ कार्बन पे शुगर आता है, सॉरी फॉस्फोरस आता है। ये देखो कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजन बेस है और कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फोरस है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको नीट में भी पूछा जा सकता है कि कौन से कार्बन के साथ आपका नाइट्रोजन बेस अटैच्ड होता है और कौन से कार्बन के साथ आपका फॉस्फोरस अटैच्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ टीआरएनए स्ट्रक्चर द अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट इज लोकेटेड नियर डैश लूप। अब ये बहुत सिंपल है। अमीनो एसिड वाला अटैचमेंट साइट कौन से लूप के पास है? ये देखो, ये अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है, यहाँ पर आपका अमीनो एसिड अटैच होता है और ये कौन से लूप के साथ अटैच्ड है? इट इज अटैच्ड विथ एक्सेप्टर स्टेम। किसके साथ अटैच्ड है ये? एक्सेप्टर स्टेम के साथ, क्योंकि ये अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करेगा। इसके नाम में ही इसका हिंट छुपा हुआ है। Which of the following RNA structure is a linear polypeptide? हमने 3 टाइप का आरएनए पढ़ा है, mRNA, rRNA, tRNA। तो इसमें से कौन सा आरएनए स्ट्रेट है, मतलब कोइल वॉइल नहीं है? बताओ। Which of the following RNA structure is linear? लीनियर आरएनए का स्ट्रक्चर आपको पूछ रहे हैं। क्या आएगा यहाँ पर आंसर? देखो, rRNA बीच बीच में से फोल्डेड होता है, tRNA बीच बीच में से फोल्डेड होता है, तो बचा mRNA। ओनली mRNA इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन से टाइप का आरएनए है बताओ? आइडेंटिफाई द फिगर शोन बिलो। यस, कौन सा है? अभी हमने देखा ना, ऐसा दिख रहा है ना आपको, बीच बीच में फोल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। यस, ये देखो कौन से टाइप का आरएनए है ये? mRNA स्ट्रेट होता है, tRNA क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है, या फिर एल शेप होगा, इन्वर्टेड एल। बट rRNA
आर के शेप का होता है, प्रॉपर आर का शेप बनाया हुआ है इधर पे, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, नहीं, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ओके, इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं तो इन प्रोटीन्स वी गेट टू सी सम स्पाइरल हेलिक्स। ये देखो, कुछ प्रोटीन्स में हमको ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब उसमें से कुछ राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं जिनको हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, और कुछ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होते हैं जिनको हम बीटा हेलिक्स बोलते हैं। तो सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्स हमारे पास नहीं होता है, हमारे पास लेफ्ट भी होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, यहां बोला है कि सिर्फ राइट हैंडेड है। नेक्स्ट, लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ये हमने पढ़ा हुआ है। यस, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डाइसैकेराइड। सुक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, ये देखो, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बट लैक्टोज एंड माल्टोज दीज आर रिड्यूसिंग शुगर, इनके पास फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 1 टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स ऑफ द डीएनए मेजर्स अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम। ये देखो, जब हमारा डीएनए एक बार टर्न लेता है, 1 टर्न ऑफ द डबल हेलिक्स ऑफ द डीएनए मेजर्स अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एक ही स्टेटमेंट गलत है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ इनहिबिटर ड्यूरिंग एंजाइम एक्शन। हमने एक्टिवेटर्स, इनहिबिटर्स, रिप्रेसर्स सबका फंक्शन पढ़ा था, तो उसमें से इनहिबिटर का मेन रोल क्या होता है। ये देखो, हमने कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा है। इनहिबिटर इज द सब्सटेंस जो हमारे एंजाइम एक्टिविटी को स्टॉप करता है। इट रिटार्ड्स द एंजाइम एक्टिविटी, इट विल स्टॉप द एंजाइम एक्टिविटी, इट डिक्लाइंस द एंजाइम एक्शन, ये एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करता है, राइट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सबस्ट्रेट बाइंड्स विद एंजाइम एंड इट्स एक्टिव साइट। यस, बराबर है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम, गलत। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम रहेगा उतना ज्यादा सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड करेगा। इट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये वाला वर्ड गलत है। ओके, Km वैल्यू मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, हमारा एंजाइम हमारे सबस्ट्रेट के साथ कितना अट्रैक्ट हो सकता है, ये हम Km वैल्यू से फाइंड आउट करते हैं, तो दिस इज करेक्ट। ग्लाइकोजन फॉर्मेशन फ्रॉम द ग्लूकोज अकर्स वाया एनाबॉलिक पाथवे, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन फ्रॉम ग्लूकोज, करेक्ट, क्योंकि एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, सिंथेसिस करना। यहाँ पर हम कुछ ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज को एक साथ ज्वाइन करके ग्लाइकोजन बना रहे हैं। जब हम कुछ ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, पर यहाँ पर कुछ हम जोड़ रहे हैं, कुछ तोड़ नहीं रहे हैं, तो दिस इज एनाबॉलिज्म। नेक्स्ट, फैटी एसिड्स आर said to be saturated if it contains dash। अभी ये सिंपल बेसिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, सैचुरेटेड मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ओके, जब हमारे पास डबल बॉन्ड्स नहीं होते, व्हेन वी हैव नो डबल बॉन्ड्स, तो ऐसे कंपोनेंट को हम सैचुरेटेड बोलते हैं। अगर हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम अनसैचुरेटेड बोलेंगे। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन नो डबल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड्स। ओके, ऑल राइट, आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गिवन फिगर बिलो। अभी यहाँ पर क्या है, दिस इज अवर एंजाइम, दिस इज अवर सबस्ट्रेट, दिस इज एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम माइनस सबस्ट्रेट है। ये देखो, अपनी टेक्स्ट बुक में भी सेम डायग्राम दिया है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, देन एंजाइम के अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट माइनस होगा और फिर हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये इक्वेशन कौन सा करेक्ट है, ये गलत है, ये वाला सही है। एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम गेट्स रीशेप्ड, एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के हिसाब से अपना स्ट्रक्चर बदलता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। ओके, अभी हाँ, ये लास्ट एमसीक्यू है। लास्ट एमसीक्यू के साथ मैं आपको याद दिला देती हूँ कि हम बाकी के 3 चैप्टर भी एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ हमने वन शॉट लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट कर दिया है। तो वन शॉट लेक्चर सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और नीट वाले पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व करोगे तो उसके लिए आपको नीट वाली चैनल ज्वाइन करनी पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिनोलिक्स आर मेड अप ऑफ, ये हमारे चैप्टर के एकदम लास्ट पेज का क्वेश्चन है। फिनोलिक्स किससे बनता है, सिंपल शुगर्स एंड बेंजीन रिंग विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
मतलब फिनॉल, इसको हम बोलते हैं ना फिनॉल। शी क्या बनाया मैंने इधर पे, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, दिस इज फिनॉल, राइट? सो इट इज मेड अप ऑफ सिंपल शुगर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, ऑल राइट। तो ये देखो, ये हमारा नीट वाला चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर हम रोज सुबह 10 बजे नीट के PYQ सॉल्व करवाते हैं। ओके, अगर आप CET में अच्छा स्कोर करना चाहते हो और आपके पास सिर्फ 10-12 दिन है, तो अब आपका मेजर फोकस मॉक टेस्ट के ऊपर होना चाहिए। और मॉक टेस्ट आपको सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट यहीं पर मिलेंगे, तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करने हैं, छोटे से ही मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, तो आप ये मिनी मॉक टेस्ट वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको 900 MCQs मिलेंगे। और आपका जो CET एग्जाम है वो मई में भी होने वाला है, सेकेंड अटेम्प्ट मई में होने वाला है। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको वीडियो प्लस मॉक टेस्ट एक साथ चाहिए, तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे और सारे चैप्टर्स का वीडियो आपको रिवीजन फॉर्म में मिल जाएगा। कोर्स परचेस करते वक्त कोई प्रॉब्लम हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको आज की वीडियो से हेल्प मिली होगी। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों के लिए और भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है और ये कंटेंट आपके लिए मई तक कंटिन्यू रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।